उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा और इटावा जिले से एक नदी बह रही है, इसका नाम है बेतवा। बेतवा नदी के एक छोर पर एक गांव लगता है मयस्ता और दूसरे छोर पर गांव लगता है रोमई। दरअसल रोमई गांव के अंदर कुछ लोग जाते हैं और जाने के बाद ठाकुरों को चुनकर उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर देते हैं। और जैसे ही वो हत्या करते हैं, बस हत्या करके वो भाग रहे थे, सामने बेतवा नदी है, उस बेतवा नदी की नाव पहले से तैयार थी और तैयार नाव में बैठ जाते हैं और जैसे ही नाव में बैठकर पार करते हैं तो सामने गांव आ जाता है मयस्ता, वहां जाकर छुप जाते हैं। ये सब कुछ एक व्यक्ति गांव का देख रहा था, ठाकुर समाज का। उस व्यक्ति ने कुछ लोगों को बताया कि इस गांव से कुछ लोग आए थे, इसी गांव में वो वापस चले गए हैं। यहां तक सिर्फ 3 लोगों की हत्या के बाद जो होता है उसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। इतना बड़ा नरसंहार होता है, उस नरसंहार में जो इंसानों की मौत हुई थी वो तो सबने देखी, लेकिन जानवरों की या पक्षियों की जो मौत हुई थी वो किसी ने नहीं देखी। बात पहुंचती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा तक, बात पहुंचती है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी तक। उन दोनों ने जब इस हत्याकांड को, इस नरसंहार को अंजाम देने वाले व्यक्ति का नाम पूछा तो उन्होंने कहा कि सब व्यक्ति नहीं बल्कि एक महिला है। ऐसी महिला जो 20 साल तक उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या एसटीएफ हो, हर किसी ने अपने अपने तरीके से उसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो कभी हाथ नहीं आई। और जब हाथ आती है तो उसने एक शर्त रखी थी 20 साल के बाद कि मुझे सरेंडर होना है तो मुलायम सिंह यादव के सामने। यदि मुलायम सिंह यादव सामने होंगे तो सरेंडर करूंगी, तो नहीं करूंगी। पूरा इंतजाम हो जाता है, मुलायम सिंह यादव को अचानक ही कहीं जाना पड़ता है, लेकिन वो महिला फिर सरेंडर कर देती है। सरेंडर करने के बाद आज तक भी जेल में है और वहां पर बस एक ही नाम जप रही है, राम 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 राम। आज कहानी उसी महिला की, जिसको सुनने के बाद शायद आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप लोग सोचेंगे कि ऐसा नरसंहार तो हमने फूलन देवी के नाम सुना था, ये कौन नई महिला है, ये कौन नई डाकू है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश का एक जिला है इटावा और बात कर रहा हूं 26 मई 1984 की दोपहर की। एक डकैत, जब ये 3 हत्याएं हो जाती हैं तो उन हत्याओं के बाद में वो पूछता है कि भाई ये हत्याकांड को किसने अंजाम दिया है, क्या बात है। तभी एक टीम तैयार की जाती है और टीम तैयार जब कर रहे थे तभी उस टीम में एक महिला होती है डकैत। वो महिला कहती है कि लाला राम जी, आप मुझे ये टास्क दीजिए, आप मुझे ये जिम्मेदारी दीजिए, मैं इस जिम्मेदारी को बखूबी निभाऊंगी। और उसके बाद वो महिला अपने डाकू साथियों के साथ मयस्ता गांव पहुंच जाती है और वहां जाने के बाद जोर जोर से आवाज लगाती है। आवाज लगाने के बाद कहती है, एक संदेश भिजवाती है सभी लोगों के माध्यम से जो उसके डाकू साथ में आए थे। हालांकि डाकुओं को देखने के बाद गांव में पूरी तरह से भगदड़ मच जाती है, फिर भी एक मैसेज दिया जाता है कि देखो, जो भी लोग हैं गांव के सब एक जगह इकट्ठे हो जाओ, एक पंचायत आयोजित की जाएगी और उस पंचायत के माध्यम से ये जानने की कोशिश की जाएगी कि आखिरकार दूसरे गांव में जाकर किन लोगों ने उन 3 ठाकुरों की हत्या की थी। इसलिए किसी को डरने की, किसी को घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे डाकू उन पर हावी हो रहे थे तो कुछ लोगों को ऐसा लगा कि शायद ऐसा ना हो कि कहीं ये बहमई कांड जैसा मामला ना दोहरा दिया जाए। तो कुछ लोग गांव छोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे। जो लोग कब्जे में आए उन लोगों को एक लाइन से खड़ा कर लेते हैं और जैसे ही लाइन से खड़ा करते हैं तो वो महिला डकैत जो होती है, उस महिला डकैत के हाथ में स्टैंड गन होती है और साथ ही उसके हर एक साथी के हाथ में हथियार होते हैं। फिर वो एक आवाज लगाती है, ठीक है गोली चलाओ। अब वहां पर 200 से ज्यादा लोगों की तादाद थी, लेकिन कई लोग वहां मौका पाते ही भाग जाते हैं, इधर उधर भागकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 13 लोगों को घटनास्थल पर ही, मौके पर ही गोली लग जाती है और 13 के 13 लोगों की मौत हो जाती है। 13 लाशें पड़ी हुई थी, महिलाएं क्या, बच्चे क्या, सबके सब लोग घरों में जाकर छुप गए थे। कुछ लोग अपनी जान बचाने की कोशिश में यहाँ से गांव छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे थे, जंगल की तरफ भाग रहे थे। कोई दूसरे गांव में, आसपास के गांव में भागने की कोशिश कर रहा है, जिसको जैसा मौका मिल रहा था वैसा करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन 13 हत्याएं करने के बाद भी इस महिला है, उसके जो सीने की आग थी, उसके जो लग रहा था कि कुछ बदले की भावना उसके अंदर पनप रही थी, उनसे वो ठंडी नहीं होती है। इसके बाद भी वो आग जलाती है और लकड़ियों में आग जलाने के बाद उसी लकड़ी को पूरी गांव में लेके एक मशाल के रूप में घूम जाती है। शायद ही गांव का कोई ऐसा घर बचा होगा जिस घर में उसने आग नहीं लगाई होगी। हर एक घर को, हर एक घेर को, जहां पशु बंधे थे या इंसानों के रहने की जगह थी, हर एक जगह वो आग लगा देती है और पूरा गांव धू धू करके जलने लगता है। बहुत तेजी के साथ गांव से लपट उठ रही थी। जानवर क्या, इंसान क्या, सबके सब इधर उधर भागने की कोशिश कर रहे थे। जो जानवर समझदार होते हैं वो तो अपनी जान बचा लेते हैं इंसानों की तरह, लेकिन जो जानवर समझदार नहीं थे, उन्हें पता नहीं था कि आग में रहकर वो जल जाएंगे। वो वैसे के वैसे ही अपने उस तवेले में, अपने उस घेर में खड़े रहे और कितने ही जानवर, कितनी ही बकरियां, कितनी ही गाय, कितनी ही भैंस जल के मर जाती हैं।
और इसके बाद फिर इसी आग में एक बच्चा और एक महिला भी मर जाती है। 13 पहले ही मरे हुए पड़े हैं, एक बच्चा एक महिला, एक दो और मर जाते हैं। सैकड़ों की तादाद में पशुओं की भी यहाँ पर मौत हो जाती है। अब ये बात इस गांव में इस घटनाक्रम को अंजाम देने के बाद ये सब के सब लोग यहाँ से चले जाते हैं। बात पहुँचती है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा जी के पास, और बात पहुँचती है भारत की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के पास। दिल्ली क्या, यूपी क्या, सब के सब हिल जाते हैं कि आखिरकार बहमई कांड है कि फूलन देवी ने जो कांड किया था, 22 ठाकुरों को एक साथ मारा था, यहाँ किसने मारा है, किसको मारा है। मरने वाले एक ही समाज से थे, उन्हें निषाद भी कहते हैं, उन्हें केवट भी कहते हैं, उन्हें मल्लाह भी कहते हैं, उन्हें अलग अलग नामों से पुकारा जाता है उसकी जाति समाज को। लेकिन इन मल्लाहों की जो मौत होती है, इन मल्लाहों की जो हत्याएं होती हैं, उसके बाद फिर पूरे यूपी में तहलका मच जाता है। हर किसी की जुबान पर एक नाम आता है। आज कहानी उसी नाम की है जिसको कुसमा नाइन के नाम से जानते हैं। दरअसल कुसमा नाइन का जन्म होता है उत्तर प्रदेश के एक जालौन जिला है, उसका गांव लगता है टीकरी गांव। टीकरी गांव में पैदा हुई थी 1964 के अंदर। सब कुछ ठीक चल रहा था। इसके जो पिता होते हैं गांव के प्रधान भी थे, साथ ही सरकारी राशन जो होता है उसको भी बांटते थे। एक अच्छा खासा परिवार था, रसूखदार परिवार। इकलौती बेटी होती है। जब वो कक्षा 3 में पढ़ रही थी तो पास में रहने वाला एक लड़का है माधव मल्लाह, उससे प्यार हो जाता है। इस प्यार के बारे में किसी को कोई खबर नहीं थी, ना घर वालों को ना किसी को। मोहल्ले में बिल्कुल एक आमने सामने घर होता है कुसमा नाइन के, उसके माधव मल्लाह का, और उसी से उठना बैठना, उसी के घर खाना पीना सब कुछ छोटी सी उम्र में, जब कक्षा 3 में होती है। 4-5 साल तक इनका ऐसे प्यार चलता रहता है। जब 13 साल की होती है तो उससे कहती है कि मुझे यहाँ नहीं रहना, जबकि उसके घर में हर तरह की सुख है, सुविधाएं हैं। उसका पापा अच्छे से कमाता है क्योंकि वो गांव का प्रधान भी है, वो गांव का राशन डीलर भी है, किसी बात की कमी नहीं थी। लेकिन उसको जो उससे मोहब्बत हो जाती है माधव मल्लाह से, तो यहाँ से दोनों भाग जाते हैं। इसका पिता प्रधान भी होता है तो पता करने की कोशिश करता है कि आखिरकार उसकी बेटी कहाँ गई। गांव के लोगों ने बताया कि तुम्हारी बेटी का तो माधव मल्लाह से इश्क चल रहा है, वो उसके चक्कर में यहाँ से भाग जाती है। और जैसे ही माधव मल्लाह के बारे में पता करने की कोशिश करते हैं तो पुलिस इस प्रधान की बातों को इतनी गंभीरता से लेती है कि इस लड़की को, जिसकी 13 साल की उम्र है, कुसमा नाइन की, उसको दिल्ली से जाकर गिरफ्तार कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं। पुलिस इतने अच्छे से काम करती है। लेकिन जब आसपास के इलाकों में, गांव में बदनामी हो जाती है उस प्रधान की, तो वो अपनी बेटी की शादी कर देता है। पास का ही गांव होता है केदार नाई से शादी कर देता है। अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सब कुछ ठीक नहीं था। यहीं से ही जिंदगी की एक पटरी थी जो बदल चुकी थी, वो दूसरी दिशा में जा चुकी थी। प्रधान ने पुलिस से संपर्क करने के बाद माधव मल्लाह पर डकैती का एक मुकदमा दर्ज कराया और उसके बाद उसको जेल भिजवा दिया। वो 3 महीने तक जेल में रहता है और जेल में रहने के बाद जब वहां से छूट कर आता है तो उसके साथ मुसीबतें कम नहीं होने वाली थी। इसलिए उसने एक मल्लाह का गैंग था, विक्रम मल्लाह, और विक्रम मल्लाह के गैंग में काम करती थी फूलन देवी, जो बाद में बड़े होकर बड़ी डकैत बन जाती है। तो ये विक्रम मल्लाह के पास जाता है, जाकर अपनी जो परेशानी थी, अपना दर्द था, वो जाकर बयां करता है। माधव मल्लाह और विक्रम मल्लाह की आपस में बातचीत चल रही थी। वो कहता है कि मुझे इस तरह से उस प्रधान ने फंसाया है, मुझे उस प्रधान ने डकैती के इल्जाम में 3 महीने तक जेल में सड़ाया है। जो मेरी प्रेमिका है, जिससे मैं बेइंतहा प्यार करता हूँ, जिसका नाम है कुसमा, जो कि नाइन ब्रदर से ताल्लुक़ रखती है, मुझे उसको चाहिए, मैं उससे प्यार करता हूँ। 6 महीने इस बात को बीत जाने के बाद सन 1977 के अंदर अब ये विक्रम मल्लाह, फूलन देवी, बाकी और सारे गैंग और ये साथ में माधव मल्लाह उसी गांव में पहुंच जाते हैं जहां जिस गांव में कुसमा की शादी हुई थी। वहां जाने के बाद केदार नाई जब मिलता है तो उसके सीने पर बंदूक रखने के बाद उसकी पत्नी को वहां से, यानी कि कुसमा नाइन को वहां से उठा के ले आते हैं। और इस बीच में वो मल्लाह बहुत मारता है उसको, माधव मल्लाह उस केदार को बहुत मारता है, जबकि उसका केदार का कोई कसूर नहीं था। और यहाँ से ले जाने के बाद सीधा वो अपने गैंग में लेके आ जाता है। अब यहाँ पर माधव मल्लाह, विक्रम मल्लाह, फूलन देवी, एक इनका गैंग था। धीरे धीरे ये गैंग पनप रहा है, आगे बढ़ रहा है। और मौका मिलते ही ये लड़की गई तो थी अपनी एक नई जिंदगी संवारने के लिए अपने प्रेमी के साथ उस गैंग में, लेकिन वहां जाकर देखती है तो वहां उसके साथ अत्याचार होना शुरू हो जाता है। अत्याचार कुछ इस तरह का था कि जितने भी गैंग में बदमाश होते थे, डाकू होते थे, सभी डकैतों के लिए उसको खाना बनाना होता था, सभी के लिए पानी का इंतजाम करना होता था, और सभी के लिए पानी का इंतजाम करने के साथ साथ उन सभी के कपड़े भी धोने पड़ते थे। ये लड़की यहाँ पर गई थी अपने प्रेमी के साथ अपनी एक जिंदगी को जीने के लिए, लेकिन वहां उससे गुलामों जैसा सलूक कराया जाता है। और इस मामले में माधव मल्लाह उसकी कुछ मदद नहीं कर पाता है। लगभग 1 साल तक उस गैंग में वो रहती है, और गैंग में रहने के बाद उसे एक दिन फूलन देवी टास्क देती है कि तुम्हें मेरा जो दुश्मन है जिसका नाम है लाला राम, तुम्हें लाला राम से बदला लेना है और उसके गैंग में शामिल होना है। बस इतना कहना था। उसको लगता है कि यहाँ से अब चलना चाहिए, क्योंकि उसे आदेश हुआ था
अगर यदि वो बात नहीं मानती तो शायद विक्रम मल्लाह या उसकी जो गैंग के और लोग थे उसको मार डालते। अब यहाँ से 1978 में ये लाला राम के गैंग में जाकर शामिल हो जाती है। गई थी मारने के लिए, लेकिन वहां जाकर उसके साथ जैसा सलूक होता है वैसा सलूक वहां नहीं हुआ था फूलन देवी की या विक्रम मल्लाह के गैंग के अंदर। वहां उसके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है श्री राम और इन दोनों को आपस में प्यार हो जाता है, एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं और साथ रहते रहते सब कुछ उसकी ज़िंदगी के हिसाब से चल रहा था। जैसा उसने सोचा था माधव मल्लाह के साथ रहने का, वैसा वहाँ तो नहीं हुआ, लेकिन श्री राम के साथ रहने लगती है और उसकी ज़िंदगी एक अच्छी पटरी पर आ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन इसी बीच में मई का महीना था, बात है 1984 की। एक जो गांव लगता है रोमई, वहाँ पर कुछ ठाकुरों पर हमला हो जाता है, ठाकुरों को मार दिया जाता है। और मारने के बाद यहाँ पर जो 3 ठाकुरों को मारते हैं, तो उन 3 ठाकुरों को मारा किसने है ये लाला राम पता करने की कोशिश करता है। तो पता चलता है जो पास का ही गांव है, उसी गांव के मयस्ता गांव के कुछ लोगों ने इस घटनाक्रम को अंजाम दिया है, क्योंकि जिन्होंने मारा था वो मारकर सीधा नदी तैर कर नाव से सीधा पहुंच जाते हैं दूसरे गाँव में और वहां जाने के बाद वो ठहर जाते हैं। इसी का बदला लेने की जब बात आती है तो कुसुमा 9 इसका पूरा टास्क लेती है। टास्क लेने के बाद वो गाँव जाती है और इस पूरे नरसंहार को अंजाम दे देती है, मार देती है। लेकिन इसकी नफरत की आग इस गांव में 13 लोगों की हत्या करने के बाद, एक महिला और एक बच्चे को जलाने के बाद भी वो आग ठंडी नहीं होती। कुछ दिन के बाद उसने संतोष मल्लाह और राज बहादुर मल्लाह की आंखें निकाल ली थी। उन्हें जिंदा रखा था ये बताने के लिए कोई तुमसे पूछे कि आंख किसने निकाली है तो कह देना कि कुसुमा 9 ने निकाली है। कुसुमा 9 और उसकी जिंदगी बहुत ठीक ठाक से चलने लगती है लाला राम की, और ये जगह जगह लूट डकैती हत्याएं इस तरह की घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देते हैं। एक दिन लाला राम इस कुसुमा 9 को माँ की गाली दे देता है। बात है 1988 की, जब माँ की गाली दे रहा था उस वक्त इसके हाथ में हथियार होता है। हथियार के सामने निशाने पे होता है लाला राम और कहती है कि तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा परोपकार है, इसलिए मैं तुम्हें मार नहीं सकती। वो कहता है कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी, मैंने तुम्हें ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। उसने कहा ठीक है, तुमने मुझे ऊंचाइयों तक जरूर पहुंचाया है, लेकिन तुम मुझे नीचे नहीं ला सकते, और मैं चाहूं तो तुम्हें यहीं के यहीं खत्म कर दूं, तुम्हारा किस्सा हमेशा के लिए। लेकिन मैं यहाँ से सब कुछ छोड़कर जा रही हूँ। कुसुमा 9 10 साल तक लाला राम के गैंग में रहती है और रहने के बाद यहाँ से वो चली जाती है। अब यहाँ से राम शय तिवारी उर्फ फक्कड़ बाबा, इनका भी एक डकैतों का गैंग हुआ करता था फक्कड़ बाबा का, उनके गैंग में वो शामिल हो जाती है। और वहां जाने के बाद एक बार पुलिस से इनकी मुठभेड़ हो जाती है। तब पुलिस से मुठभेड़ के जब होती है तब कुसुमा 9 जब अपनी तरफ से गोलियां चलाती है तो 3 पुलिस वालों को हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देती है, उनको मार देती है। ऐसे ही धीरे धीरे इसका वर्चस्व बढ़ने लगता है और वर्चस्व बढ़ते बढ़ते ये लूट डकैती जैसी हत्याओं को अंजाम दे रही थी और 200 से ज्यादा इस पर मुकदमे शामिल हो जाते हैं। 1995 की बात है, रिटायर्ड एडीजे होते हैं हरदेव आदर्श शर्मा। ये रिटायर होने के बाद अपने घर पर थे और इनका अपहरण कुसुमा 9 कर लेती है। और जैसे अपहरण करती है तो इनके बेटे पवन को से संपर्क किया जाता है, उनको एक लेटर हेड दिया जाता है, भेजा जाता है। उसमें लिखा जाता है कि 50 लाख रुपए की रकम हमें चाहिए, यदि 50 लाख रुपए का तुमने इंतजाम नहीं किया तो इनको मार देंगे। वो लड़का 50 लाख रुपए की रकम का इंतजाम कर रहा था, अपने रिश्तेदारों से पैसे उठा रहा था, कुछ सामानों को बेचने की कोशिश कर रहा था ताकि एडीजे यानी कि उसके बाप को बचाया जा सके। लेकिन पवन इतने कम समय में पैसे का इंतजाम नहीं कर सका। कुसुमा को लगता है कि पैसे आएंगे नहीं, इसलिए उसने उस हरदेव आदर्श शर्मा जो एडीजी होते हैं उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है और लाश को नहर में फेंक देती है। और ये लाश कुछ टाइम के बाद में एक चौकी क्षेत्र है सहसो थाना क्षेत्र, वहाँ लाश नहर में मिल जाती है। और मिलने के बाद ये पुलिस इस पर इनाम भी घोषित करती है, पुलिस एसटीएफ भी बनाती है, इनको पकड़ने की तमाम कोशिशें करती है। उत्तर प्रदेश की पुलिस हो या फिर कोई और अन्य जो एजेंसियां होती हैं उनके माध्यम से पकड़ने की कोशिश करती है। लेकिन पहला जो इसने 1994 में हत्याकांड को अंजाम दिया था उसको हुए कई साल बीत जाते हैं, यानी कि लगभग 20 साल का समय बीत जाता है। तब ये जो फक्कड़ बाबा होते हैं इसको समझाते हैं कि देखो इस मारकाट में कुछ नहीं रखा है, और अगर तुम्हें अपने कर्मों का प्रायश्चित करना है तो ये सब हथियार छोड़ दो। तब वो सन 2004 में एक फैसला लेती है कि मैं यदि सरेंडर करूंगी तो मुलायम सिंह यादव के समक्ष सरेंडर करूंगी, इनके अलावा किसी के सामने सरेंडर नहीं करना है। तभी मुलायम सिंह यादव भी खबर भिजवाते हैं, ठीक है मैं पहुंचूंगा। लेकिन मुलायम सिंह यादव पहुंच नहीं पाते हैं। फिर भी वो, क्योंकि फक्कड़ बाबा ने जो बोला था उसने सरेंडर करने का फैसला कर लिया और सन 2004 में वो फैसला कर लेती है और सरेंडर हो जाती है। फिलहाल वो आज भी जेल के अंदर है और पुलिस वाले या फिर उस जेल से जुड़े हुए जो अधिकारी वो बताते हैं कि ये हमेशा जब उठती है सुबह को लगभग 3 या 4 घंटे तक राम का नाम जपती है और राम 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 करती रहती है और अपने कर्मों का
जो उसने कर्म किए हैं, जिसने 200 से ज़्यादा अपराध किए हैं जो सिर्फ सरकारी कागजों में दर्ज हैं, बाकी बहुत सारे ऐसे अपराध हैं जो कागजों में दर्ज ही नहीं हुए हैं, उनके लिए प्रायश्चित के लिए आज भी राम का नाम लेती है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। और जाते जाते आज जो लोगों के जन्मदिन हैं, जिसमें सुनील शर्मा हैं नोएडा से, अनूप कुमार हैं सहाना हैं, इनको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही जाते जाते अनिरुद्ध, विकास सिंह, प्रियंका राजपूत, आफ्ताब खान, मोहम्मद शाहवेद सैफी, जमीरुल इस्लाम, मोहम्मद कादिर, शाहिद मलिक, मंगल राठी, प्रिंस गुप्ता, गोकुल पासवान, कार्तिक प्रजापति, पान सिंह, अब्दुल रजक, कृष पुरोहित, बबलू अंसारी, आकाश शर्मा, इन लोगों ने नाम लेने की अपील की थी। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।